हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, विश्व में एक बड़ा कंसर्न सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर यूएस चीन को चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। दो बड़ी सुपर पावर आपस में टकराती हुई दिख रही हैं और ये एक बड़ा ग्लोबल कंसर्न हो सकता है। ये भी ऐसे समय पर जब आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, उसके अलावा रशिया यूक्रेन है जो इनका भी वॉर है जो लगातार चल रहा है। ऐसे समय में आप यहां पर देख रहे हैं कि यूएस ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मीडियम रेंज मिसाइल तैनात करने की योजना बनाई है ना। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जब मैं एशिया पैसिफिक बोल रहा हूं तो एशिया पैसिफिक का मतलब हुआ मंगोलिया से लेकर के न्यूजीलैंड तक और इधर ईरान से लेकर के किरीबाती तक। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका एशिया पैसिफिक में आता है और इंडो पैसिफिक भी इसी का एक हिस्सा हो जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए भी यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होंगे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साबित होंगे। आगे हम बात करेंगे ये रीजन है जो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, हमारे ही लिए नहीं बाकी जितने भी एशियन कंट्रीज़ है सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर फिलहाल हुआ क्या है, अपडेट आप सुन लीजिए। न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ के हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये SM-6 मिसाइल है जो वो यूएस ने तैनात किया है, जो कि आपकी 240 किलोमीटर की मारक क्षमता है। और इसके अलावा ये टॉमहॉक मिसाइल है जो कि क्रूज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी 2,500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है कि ये दोनों मिसाइल्स है जो वो फिट करने की योजना बनाई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर देखेंगे तो नेवल मिसाइल कैपेबिलिटीज़ जो यूएस की है उनको कमज़ोर माना जा रहा था अभी तक चाइना के कंपैरिजन में। तो जवाब देते हुए यूएस ने अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी जो क्षमता है उसको दिखाने का, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक शक्ति प्रदर्शन भी है ना। यहाँ पर देखिए, अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है ना। कई सारे आपने देखे होंगे कि अभ्यास चलते रहते हैं, नवल अभ्यास, आर्मी अभ्यास, ये सब चलते रहते हैं। उसी क्रम में एक ये भी किया है। हालांकि चीन का यहाँ पर रुख है जो वो बदला सा लग रहा है। चीन का रुख थोड़ा सा अलग लग रहा है। उनका ये मानना है कि देखिए हम मतलब इस चीज़ को तो वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे आके आपने अगर इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, आप मिसाइल्स वगैरह अगर वहाँ पर फिट कर रहे हैं तो ये इस एरिया की शांति के लिए सही नहीं है। मतलब यहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी जो चल रही है उनके हिसाब से वो ठीक नहीं है, ऐसा चीन का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि हम शक्ति प्रदर्शन में कोई भी भरोसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी बड़ा बदलाव है वो यही है कि यहाँ पर ये योजना बना ली गई है कि इसको लगाया जाएगा। देखिए चीन को काउंटर करना या चीन के लिए ये ऐसा यूएस की तरफ से जो किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न भी है। आपको पता है कि चीन 9 डैश लाइन को अपना बताता है, ठीक है। ये उसने एक आर्टिफिशियल अपनी 9 डैश लाइन बना ली और कह दिया कि ये पूरा रीजन हमारा है। और आपको पता है यहाँ पर जो ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, उनसे डायरेक्टली ये मतलब उस पूरे एरिया को ये डायरेक्टली अपना बताता है। साउथ चाइना सी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है, अब इस एरिया में अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ताइवान क्राइसिस जैसा कि रहा, स्ट्रेट ऑफ ताइवान, ठीक है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अब वहाँ तक जो यूएस है उसकी पहुँच है जो वो आ चुकी है, ठीक है। एक्सपर्ट्स का हालांकि यहां पर यह मानना है कि ये जो बदलाव हुआ है ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जो चाइना के एक्शंस होते हैं ताइवान, फिलीपींस और इनके अगेंस्ट में, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है ये, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है। देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहां पर समझना होगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा क्योंकि भारत यहां पर ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी आ जाता है। और आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना की जो पॉलिसी चल रही है, एक आपका ऊपर वाला ले लीजिए CPEC है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और नीचे वाला हम अगर ले लें तो ये आपका स्ट्रिंग ऑफ पल्स है ना, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो उनके ये एक उन्होंने अपना यहाँ पर हम्बनतोता में पोर्ट बना लिया, ठीक है, एक ये ग्वादर हो गया, उसके अलावा सितवे पोर्ट हो गया, ये चिटगोंग हो गया, यहाँ पर अपने नेवल बेस उन्होंने फिट कर दिए। तो आप इस फोटो के माध्यम से ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। और दूसरा ये रास्ता भी देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये आपका हैनम आइलैंड, इस जगह पे ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं रेड, ये सारे क्या है कि एक तरह से इन्होंने अपने नेवल बेस या फिर यहाँ पर फिट कर दिए, ठीक है, बढ़ा। तो एक तरह से आप इसको समझ नहीं पा रहे, आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, ऊपर से इस वाले
सीपैक के माध्यम से और नीचे से इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से भारत को घेरने की ये एक तरह की योजना है। तो भारत को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन्हीं कदमों के दौरान अगर देखा जाए तो भारत ने, आपने देखा होगा कि मलाबार एक्सरसाइज, तो मलाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? मलाबार एक्सरसाइज यूएस, भारत और जापान, ठीक है, इन तीनों के बीच में मलाबार एक्सरसाइज, ये भी एक मलाबार, ठीक है। ये अपने आप में बताता है कि कौन तीन है जिन्होंने मतलब ये जो तीन बड़े देश हैं जो वो तीनों एक साथ हैं। अगर चाइना इस तरह का कुछ करेगा तो ये तीनों साथ मतलब आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट आपने क्वाड के हिसाब से देखा, क्वाड, ठीक है। क्वाड में भी आप देख पा रहे होंगे कि 4 देश हैं, इसमें भी भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस हो गया, ठीक है। तो ये 4 देश हैं जो वो इस क्वाड का भी पार्ट हो गए। अब ये 4 इसी वाले हिस्से में, ये जो 4 है जिसमें आप ये देख रहे हैं, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और भारत हो गया। बस यूएस है जो वो इस क्षेत्र का नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर अब देखेंगे आजकल के बदलते सिनेरियो में देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र की भूमिका है जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आपने एक और डेवलपमेंट देखा होगा, आपने ऑकस में देखा होगा, है ना, ऑकस। ऑकस का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो यूएस के पास जो अपनी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, ठीक है, तो वो उसने टेक्नोलॉजी है जो वो यूके को दी, ठीक है। ऑकस में आप जो 3 देश हैं, ये 3 क्या है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन यूके को और फिर यूके ऑस्ट्रेलिया को। तो मतलब ये वाला जो रीजन है इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को साथ लाया। इवन आपने अभी कुछ दिन पहले रीसेंट न्यूज़ पढ़ी होगी कि यूएस कोशिश कर रहा है कि ऑकस में जापान को भी शामिल कर लें, है ना। तो स्ट्रेटेजिकली अगर रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जापान की एंट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस वाले क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, क्योंकि देखिए शक्ति का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरे क्षेत्र में शांति लानी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिटरेंस पैदा करना, या आप कह सकते हैं कि शक्ति को बैलेंस करना, ठीक है। तो जो शक्ति संतुलन है वो मेंटेन करने के लिए चाइना जैसे देश के साथ, अगर आपको जो जहां पर आपको पता है अभी तो स्थिति ऐसी है कि चाइना और रशिया पूरी तरीके से साथ आ चुके हैं। तो जब चाइना रशिया एक साथ हैं तो दूसरे जो बड़े देश हैं उनको भी साथ में, क्योंकि ये वाले, अगर मैं रीजन की बात बताऊं तो इस रीजन में आप ऐसे समझिए कि हम अगर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो लगभग यहाँ पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 38 देश हैं। और ये टोटल एरिया जो अगर आप लैंड का एरिया देखेंगे तो लगभग पूरे विश्व का 44% है जो एरिया कवर करता है। इसके अलावा यहाँ की आबादी लगभग अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए कि 65% के आसपास है। और जीडीपी में भी ये पूरे विश्व की अगर देखेंगे तो 62% है जो वो उतना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। हालांकि आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आ रही होगी कि इस वाले मैप में देख करके कि सर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और यहाँ पर अगर भारत यहाँ से जा रहा है तो ये तो भारत के बहुत पास, अगर चाइना यहाँ से निकल रहा है, इनके शिप्स वगैरह निकल रहे हैं, और अगर हम इसको रोक देते हैं तो इनका, क्योंकि चाइना का लगभग 80% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है जो वो यहीं से जा रहा है, ठीक है, लगभग 80% इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो वो यहीं से जा रहा है। और अगर आप पूरे विश्व का भी देखेंगे तो भी 75% के आसपास इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो वो इसी क्षेत्र से, इस वाले इंडो पैसिफिक रीजन में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए, ऐसा रोकने के लिए और ये सारी चीज़ें उसको बैलेंस करने के लिए भारत को यूएस की मदद की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर इस रीजन में। और यूएस यहाँ पर एक्टिव भी है। और ऑकस और क्वाड जैसे जो 2 ग्रुप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इसमें। और खैर फिलहाल का ये जो डेवलपमेंट है ये एक तरह से चाइना को क्या है, डायरेक्ट काउंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें आगे भविष्य में जो बदलाव होंगे वो हम कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है, हमारे P2I बैच के बारे में। अगर ये 15 तारीख से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप अभी भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अभी भी। और फीस होगी 29,999। आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसमें 18 किताबों का सेट आपको साथ में दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसके साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये QR कोड है, यहाँ से स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। या अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी 007 पर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी अपना जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।